लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमरस। लास्ट लेक्चर में हम लोग फ्रैक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें से एक फ्रैक्चर कुछ 2-3 फ्रैक्चर्स हमारे बच गए थे कम करना, तो वो करेंगे। तो उसमें से पहला फ्रैक्चर है ह्यूमरस फ्रैक्चर, ठीक है। तो ह्यूमरस का जो फ्रैक्चर है हम वो 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। हेड, ह्यूमरस के हेड का फ्रैक्चर, ह्यूमरस के शाफ्ट का फ्रैक्चर एंड सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। ये 3 चीज़ें हमें ह्यूमरस फ्रैक्चर के अंतर्गत पढ़नी है। तो पहले ह्यूमरस के हेड का फ्रैक्चर की बात करें तो ये एल्डरली पेशेंट्स में पाया जाता है। और अगेन जो है ये 4 तरीके से हम इसे बांटते हैं, ठीक है। हेड ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर, और या फिर इसकी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी का, लेसर ट्यूबरोसिटी का, या शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर, ठीक है। अब इसके अलावा हाँ, ये देखिए, ये तो ओवरऑल हो गया कि पूरा ह्यूमरस के फ्रैक्चर्स के बारे में, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू नीड्स क्लासिफिकेशन इसमें 4 सेगमेंट्स में जो है फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमर को बांटा जाएगा। मेन आप ध्यान रखिए, ह्यूमरस हेड का जो फ्रैक्चर है ज़्यादातर एल्डरली पेशेंट्स में पाया जाता है। और इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये इस तरीके से हम बांटेंगे इसे, कि एक होता है अनडिस्प्लेस्ड फ्रैगमेंट, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है। टूट गया, क्रैक आ गया, लेकिन क्या है कि वो अपनी लोकेशन से हटे नहीं है, फिक्स है। देन सेकेंड टाइप का है 2 पार्ट फ्रैक्चर या डिस्प्लेस 1 सेगमेंट, एक सेगमेंट आपको अलग होता हुआ दिख रहा है इसमें, ठीक है। फिर एक है डिस्प्लेस 2 फ्रैगमेंट्स, ये देखिए 3 टुकड़ों में ओवरऑल टूटा और 2 टुकड़े जो है अलग हो गए, डिस्प्लेस हो गए अपनी पोजीशन से। देन ये 4 पार्ट फ्रैक्चर हुआ है ह्यूमरस के हेड का, जिसमें कि 3 पार्ट जो है अलग अलग बिखर गए हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से 4 प्रकार का ह्यूमरस हेड का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और कैसे, हाँ, क्लासिफिकेशन में केवल आप ये वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की बात करें तो आउट स्ट्रेच्ड हैंड पे जब भी गिरेगी, इंजरी होगी, तो इस तरीके का हमें मिलेगा ह्यूमरस के हेड का फ्रैक्चर, ठीक है। देख सकते हैं आप कैसे गिर रहा है, खुले हुए हैंड है और सीधे प्रेशर लगेगा ह्यूमरस के हेड पे। और क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शंस आफ्टर द ट्रॉमा, ठीक है, स्वेलिंग रहेगी, आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, ठीक है। इसके अलावा पैरेस्थीसिया यानी कि उसको नमनेस रहेगा एंड वीकनेस उसको मिलेगी। इसके अलावा जब हम लोग इमेजिनिंग करेंगे तो क्या क्या करेंगे, तो एक तो एक्सरे करेंगे, एक्सरे में 2 कर लेंगे, एंटीरियो पोस्टीरियर एंड लेटरल व्यू ऑफ एक्सरे, ठीक है। 2 व्यू हम एक्सरे कर लेंगे इसमें, तो हमें इस तरीके से जो है फ्रैक्चर हो रखा है ये दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें इधर देखिए, ये देखिए इस तरीके से डिस्प्लेस्ड है ये, ठीक है। ये पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। इसके ये भी इसी तरीके से हमें दिखाया हुआ है इधर, ठीक है। तो ये सब हो गया इमेजिनिंग स्टडीज़। देन मैनेजमेंट की बात करें तो कंजर्वेटिव करेंगे अगर कोई ऐसा फ्रैक्चर है जो अनडिस्प्लेस है, ठीक है, अपनी लोकेशन पे बस क्रैक आया है, तो आपने क्या करना है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना है। उसके लिए आपने मोबिलाइजेशन कर देना है प्लास्टर लगा के, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जो है 1-2 हफ्ते के बाद आपने हल्की हल्की एक्सरसाइजेस चालू करानी है और 6 हफ्ते में कम्प्लीटली हील आउट हो जाएगा। और अगर ज़्यादा जो है टूट चुका है बिल्कुल, ठीक है, मतलब डिस्प्लेस्ड हो गए पार्ट, फिर तो आपने क्या है, जब डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो आपने ऑपरेटिव सर्जरी वहाँ पे करनी है और ओपन रिडक्शन करना पड़ेगा एंड इंटरनल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, रॉड एंड नेल्स की सहायता से फिक्स करते हैं इंटरनली। एंड ओपन रिडक्शन क्या होता है, सर्जिकली हमको वो चीज़ रिड्यूस करनी पड़ती है, ठीक है, अपनी नॉर्मल पोजिशन पर उसको लाना पड़ेगा। ये आपने मेन ध्यान रखना है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाती हैं, तो देखो, एक तो ये कि एक्सिलरी नर्व की जो इंजरी है इसमें बहुत है कि मतलब चांसेस हैं कि ह्यूमरस का हेड जब भी फ्रैक्चर होगा तो उसके कॉम्प्लिकेशन में एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी। लेट में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जो सारे फ्रैक्चर की है, माल यूनियन हो गया, स्टिफनेस हो गया और नेक्रोसिस हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ह्यूमरस के हेड के फ्रैक्चर की बात। अब ह्यूमरस के शाफ्ट की फ्रैक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो शाफ्ट माने कि उसकी बॉडी, ये जो है किसी भी एज पे पाया जा सकता है। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ट्रांसफर्स है, ओब्लिक, स्पाइरल, कॉम्यूटेड एंड सेगमेंटल आर इसके टाइप्स, ठीक है। मैकेनिज्म, ये भी अगेन जो है आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे ही इंजरी होती है, या फिर अगर डायरेक्ट ब्लो लग जाए, ठीक है, या फिर कोई बर्थ इंजरीज के कारण भी हमको शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर मिलता है देखने के लिए। क्लिनिकल फीचर्स, ये देखिए शाफ्ट है। क्लिनिकल फीचर्स ये हैं इसमें कि आर्म जो है पेनफुल रहेगी, नील पड़ा हुआ रहेगा उसमें एंड स्वेलिंग रहेगी, ठीक है। रेडियल नर्व इस तरीके से यहाँ पे मौजूद है, तो इसकी जो है स्ट्रेचिंग हो जाती है, इसकी इंजरी हमें देखने के लिए मिलती है। और बाकी फिर पैथोलॉजिकल एनाटमी में
ऐसा कुछ खास काम का नहीं है कि डेल्टॉइड मसल है, ये पेक्टोरलिस मेजर है, ये सब का भी जो है स्ट्रेचिंग हो जाती है। और इन्वेस्टिगेशन अगेन वही एक्सरे कराएंगे आप, एंटायर आर्म का एक्सरे कराएंगे इन्वॉल्विंग द जॉइंट, ठीक है, शोल्डर जॉइंट एल्बो जॉइंट भी आना चाहिए उस एक्सरे में। मैनेजमेंट में क्या होगा, क्लोज रिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, अलग से खोल के करने की ज़रूरत नहीं है, क्लोज रिडक्शन हो सकता है इसमें, ठीक है। और यू स्लैब, ये इस तरीके का जो स्लैब लगा हुआ है दिस इज कॉल्ड यू स्लैब, इस तरीके का कास्ट आपने लगा देना है। और क्या है, हैंगिंग कास्ट लगा देना है, जैसे कि इसके गले में बंधा हुआ है ना, दिस इज हैंगिंग कास्ट। और रिस्ट एंड फिंगर्स की जो है लगातार एक्सरसाइजेस करती रहनी है ताकि वहाँ पे नेक्रोसिस ना हो जाए। और अगर जो है ऑपरेशन हमें अगर करना पड़ेगा कि अगर क्लोज रिडक्शन से काम नहीं बन रहा है, ठीक है, जैसे डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, कॉम्यूटेड फ्रैक्चर हो गया, सेगमेंटल फ्रैक्चर हो गया, इन सब में क्या है, क्लोज रिडक्शन से काम नहीं बनेगा, आपने ओपन रिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्जिकली उसको फिक्स ओपन रिड्यूस करके हमने ऐसे रॉड डाल के इंटरनली उसे फिक्स करना पड़ेगा। जब कभी भी ओपन फ्रैक्चर हुआ है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस में, तो उसको भी आपने ऐसे ही करना है। तो इम्प्लांट्स में जो है इसके प्लेट्स एंड स्क्रूज डलते हैं, इंटरमेड्यूलरी नेल्स हैं, जैसे कीलें डल रही हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल फिक्सेटर्स भी कई बार हमने लगाने होते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहीं पे ब्रेकियल आर्टरी नर्व डैमेज होगा, रेडियल आर्टरी डैमेज होता है। और लेट कॉम्प्लिकेशन सारे फ्रैक्चर्स का एक जैसा ही होता है कि डिलेड यूनियन, माल यूनियन, जॉइंट स्टिफनेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर। देन तीसरा टाइप का फ्रैक्चर जो हमने ह्यूमरस के अंतर्गत पढ़ना है दैट इज सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर है, तो ये हमको देखने के लिए मिलता है 5 से 10 साल तक के बच्चों में ज़्यादा कॉमनली। और सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होगा कहाँ, बेसिकली ये एल्बो जॉइंट की बात करेंगे, ठीक है, इसके पास जो है ये फ्रैक्चर होगा। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट, एक एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये पीछे की ओर, ये हो गया फ्लेक्शन टाइप, यानी कि पीछे की ओर डिस्प्लेस हो जाना, और एंटीरियरली आपको दिख रहा है ह्यूमरस एंटीरियरली डिस्प्लेस हो गया। तो इस तरीके से दो प्रकार के हो गए। और भी एक क्लासिफिकेशन है गार्टलैंड्स क्लासिफिकेशन, इन्होंने कैसे बताया, एक अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर की टूटा तो है लेकिन अपनी पोजीशन पे, दूसरा है एंगुलेटेड फ्रैक्चर, और ये जो है थोड़ा पोस्टीरियर कॉर्टेक्स की तरफ चला गया, ठीक है। और एक जो है कंप्लीट, ये जो सेकंड टाइप का है ना वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, बट ना थोड़ा जुड़ा रहता है पीछे से, 100% डिस्प्लेस नहीं है ये, ठीक है। हल्का एंगुलेटेड फ्रैक्चर है और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन आप थर्ड टाइप का देखेंगे तो फुल डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलेटेड फ्रैक्चर है, ठीक है। इसमें अभी भी कंटिन्यूटी है थोड़ी सी, लेकिन जो टाइप 3 है उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एंड मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की बात करें तो अगेन सारा जो ह्यूमरस का फ्रैक्चर है वो आउटस्ट्रेच हैंड पे इंजरी होने के कारण ही होता है, ठीक है। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, ठीक है। और इसमें एस डिफॉर्मिटी, ये देखिए इस तरीके से एस डिफॉर्मिटी ऑफ द एल्बो जो है हमें देखने के लिए मिलती है। और डिम्पल साइन ड्यू टू वन ऑफ द स्पाइक ऑफ द प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट, ठीक है। और इसमें ही एक्चुअली ये डिम्पल साइन है, इसमें ना एक जैसे फ्रेगमेंट टूट गया है ना, तो वो क्या करता है कि स्पाइक्स ऑफ द प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट पेनिट्रेटिंग द मसल एंड टीचरिंग द स्किन, ठीक है, स्किन से जो है थोड़ा बहुत नुकीला सा फील होने लगता है, टूट के हड्डी का टुकड़ा, दैट इज कॉल्ड डिम्पल साइन, आर्म जो है शॉर्ट हो जाती है। देन इमेजिनिंग में अगेन वही एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल व्यू का एक्सरे कर देंगे, और बाकी इतना आपको नहीं ध्यान रखना है इससे ज़्यादा। ये ध्यान रखिएगा कि टीयर ड्रॉप साइन हमें किस में मिलता है, ये देखिए इस तरीके से एक टीयर ड्रॉप साइन है, तो ये हमको इधर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर के केस में ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। टीयर ड्रॉप साइन यहाँ पे जैसे टीयर बन गया आंसू का टुकड़ा, टीयर ड्रॉप साइन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और बस इसमें इतना ही केवल, ये हेड रेडियल कैपिटैलम है, ठीक है, ह्यूमरस हो गया। मैनेजमेंट देखिए क्या है, क्लोज रिडक्शन करना पड़ता है अंडर जनरल एनेस्थीसिया, ट्रैक्शन खींच के पे जो है उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन पे फिक्स कराना पड़ सकता है। इमोबलाइज कर दें, एल्बो को इमोबलाइज कर दें, ठीक है। और रेडियोग्राफ जो है हमें हर एंगल से देनी पड़ेगी कि सही से हुआ है या नहीं, ठीक है। नॉर्मली सबका जो मैनेजमेंट है सेम है। और ऑपरेटिव कब करना पड़ेगा, जब कभी भी क्लोज फ्रैक्चर हो, ठीक है, सॉरी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हो और क्लोज रिडक्शन वाला जो मेथड है वो फेल हो जाए, कॉम्यूटेड फ्रैक्चर हो, ठीक है, तो हमें ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन करना पड़ता है। इसमें क्या होगा, न्यूरोवेस्कुलर इंजरी में मीडियल नर्व, अल्नार नर्व, ब्रेकियल नर्व, ये सब डैमेज होगी।
हाई चांसेस है। माल यूनियन होगा तो वेरस एंड वेल्गस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी सीन एंड एल्बो स्टिफनेस भी हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा एल्बो डिसलोकेशन तो हम कर चुके हैं। ठीक है, ऑलिक्रेनॉन वाला आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ह्यूमरस का फ्रैक्चर है जो कि हमने देखा। और एक हमको एंकल फ्रैक्चर भी देखना है। ठीक है, तो एंकल फ्रैक्चर जो है टीबिया एंड फिबुला का फ्रैक्चर के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं इसको भी। और एंकल फ्रैक्चर जो है मीडियल और पोस्टीरियो मेलस ऑफ द टीबिया और लेटरल मेलस ऑफ द फिबुला के कारण होता है। और ये फ्रैक्चर जो है स्टेबल हो सकते हैं, अनस्टेबल हो सकते हैं। इसमें क्या दिखेगा, जब भी एंकल का फ्रैक्चर होता है तो पेन एंड स्वेलिंग जो है होंगी, और साथ ही साथ जो है एक्सटेंड डिफ्यूजली अराउंड द एंकल, पेन एंड स्वेलिंग चारों तरफ रहेगी। डायग्नोसिस में आप एक्सरे करा लीजिए, कई बार एमआरआई करा लीजिए। ट्रीटमेंट जो है कास्ट हमें लगाना पड़ेगा और वॉकिंग बूट फॉर स्टेबल फ्रैक्चर। ठीक है, और इसके अलावा जो है ऑफन ओपन रिडक्शन और विथ इंटरनल फ्रैक्चर फॉर अनस्टेबल टाइप ऑफ फ्रैक्चर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्टेबल टाइप ऑफ फ्रैक्चर है, ये देखिए यहाँ पे ये लेटरल व्यू है। ठीक है, ये मीडियल व्यू है एंकल का। ठीक है, इस तरीके से जो है लिगामेंट्स यहाँ पे लगे हुए रहते हैं मल्टीपल। तो जो ये एंकल का फ्रैक्चर है ना, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है स्टेबल फ्रैक्चर, एक होता है अनस्टेबल फ्रैक्चर। एक मिनट, इसे ज़रा डिस्कस करते हैं। देखिए, जो एक दो तरीके के फ्रैक्चर हुए ना, अनस्टेबल और स्टेबल टाइप ऑफ फ्रैक्चर। तो जो अनस्टेबल टाइप ऑफ एंकल फ्रैक्चर है, बस उसमें साधारण भाषा में ये ध्यान रखिए कि जो एंकल है उसकी बोन्स आपस में अभी डिस्प्लेस्ड हो गई, आसपास के लिगामेंट्स टेयर हो गए इतने कि वो बंदा अपना वेट खुद का बेयर नहीं कर पा रहा। ठीक है, दैट इज़ अनस्टेबल टाइप ऑफ एंकल फ्रैक्चर। एंड स्टेबल टाइप ऑफ एंकल फ्रैक्चर इज बस फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि आसपास के लिगामेंट्स टेयर हो गए हों या आसपास की बोन्स पूरी तरीके से डिस्प्लेस हो गई हो, अपना वज़न वो सह पाने में असक्षम हो, इस तरीके से अभी नहीं हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है अबाउट द स्टेबल। तो ये दो तरीके के हो गए। ठीक है, तो स्टेबल है, एक अनस्टेबल है। तो जो स्टेबल वाला है ना, वो सिंपल कास्ट लगा के भी आप उसको ठीक कर देते हैं और रिडक्शन भी जो है क्लोज रिडक्शन ही हो जाता है। लेकिन जो अनस्टेबल टाइप है ना, उसमें आपको क्या है, ओपन रिडक्शन करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो है इंटरनल फिक्सेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। एंकल फ्रैक्चर्स आर कॉमन एंड कैन रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल इंजरी मैकेनिज्म। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो रनिंग जंपिंग इस टाइप में जो है ज़्यादा एंकल फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड एंकल बोन एंड लिगामेंट फ्रॉम अ रिंग दैट कनेक्ट्स द टीबिया एंड टेरेस एंड कैल्केनियस विद द रिंग स्टेबिलिटी प्रोवाइड बाय। एक मिनट, मैं ना आपको दिखाती हूँ। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जो एंकल की बोन है उसमें टीबिया, फिबुला, टेरेस एंड कैल्केनियस जो है बोन सब साथ में रहती हैं। ये है पूरा एंकल रिंग,
इसमें आपको जैसे टीबिया बोन दिख रहा है, फिबुला दिख रहा है, ठीक है, और आउटर लिगामेंट दिख रहा है, टैलस बोन दिख रहा है, ठीक है, टैलस दिख रहा है, इनर लिगामेंट है, यहाँ पीछे बर्सा है, और ये आर्शली टेंडन है, ठीक है। इस तरीके से जो है पूरा ये एंकल रिंग रहता है, ठीक है। एंकल रिंग में क्या है, बोन्स रहती हैं कुछ और कुछ लिगामेंट्स रहते हैं, तो इस तरीके से जो है पूरा एक एंकल रिंग बनता है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से मीडियल मैलस हो गया, टीबिया हो गया, फिब्युला हो गया, टैलस बोन हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, और साइड में जैसे लेटरल मेलियस दिख रहा है, पोस्टीरियर मेलियस दिख रहा है, ये सब टैलर जॉइंट दिख रहा है, कैल्केनियस दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है चारों तरफ से ऐसी ऐसी बोन्स यहाँ मौजूद रहती हैं, और इसमें ही साथ में क्या है, कुछ लिगामेंट्स भी मौजूद रहते हैं, ठीक है। जैसे ये है ना, इसमें टेंडन है, देखो आर्शिले टेंडन है, टीबियो कैल्केनियन लिगामेंट है, ठीक है। तो पोस्टीरियर टीबियो टालर लिगामेंट है, एंटीरियर टीबियो टेलर लिगामेंट है, और इसी तरीके से जो है मल्टीपल लिगामेंट्स आदि यहाँ मौजूद रहते हैं। तो एंगल बोन एंड लिगामेंट्स जैसे मैंने बताया कि क्या है, एक रिंग फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, टीबिया, फिबुला, टैलस एंड कैल्केनियस, ये चार बोन जो हैं वो जुड़ती हैं, और ये जो रिंग की स्टेबिलिटी है वो क्या 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 चीज़ों पे डिपेंड करती है, दो बोन मेनली, मीडियल मेलियस ऑफ द टीबिया एंड लेटरल मेलियस ऑफ द फिबुला मैंने आपको दिखाया, एंड टू लिगामेंट कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, जैसे डेल्टॉइड लिगामेंट रहता है इसमें, ठीक है, और एंटीरियर पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट एंड कैल्किनोफिबुलर लिगामेंट, ठीक है। ये सारे देखो यहाँ पे दिखा रखे हैं ये लिगामेंट्स, कैल्केनी फिबुलर लिगामेंट हो गया, ठीक है, पोस्टीरियो टेलो फिबुलर लिगामेंट है, डेल्टॉइड लिगामेंट है, ये सारे जो हैं इसको एंकल जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्रैक्चर्स जिसमें क्या होता है, फ्रैक्चर दैट डिस्टर्ब द रिंग इन वन प्लेस ऑफन डिस्टर्ब इन अनदर, ठीक है। माने कि अगर बोन जो है टूट रही है, तो अगर बोन डिस्प्लेस्ड होती है ना, देखो दो रिंग्स हैं बेसिकली इसमें, एक तो जो बोन्स की हिसाब से बना हुआ है, एक लिगामेंट्स की, तो इनमें से किसी भी एक चीज़ का डैमेज होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएगा, तो इन ओवरऑल पूरा जो एंकल है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर इफ फ्रैक्चर डिस्टर्ब्स मोर देन टू स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दैट स्टेबलाइजेज द एंकल रिंग जो है अनस्टेबल बन जाएगी। डिस्ट्रप्शन ऑफ द मीडियल डेल्टॉइड लिगामेंट जो है मेनली इंस्टेबिलिटी कॉज कराता है, ठीक है, इसकी वजह से मेन जो है अनस्टेबिलिटी होती है। और प्रॉक्सिमल फिबुला में ऑल्सो भी फ्रैक्चर्ड व्हेन मीडियल मेलियस इज फ्रैक्चर्ड, एंगल जो है मॉर्टाइज यानी कि टीबिया एंड टैलस के बीच में जो है इस तरीके का जॉइंट खुल जाता है, डिस्टल टिब्यूला इज नॉट फ्रैक्चर्ड। तो ये ना मल्टीपल केसेस बताए हुए हैं, इतना आपको नहीं करना है, चलो इसे छोड़ो, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कर भी नहीं पाओगे इतना, बट इतनी पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है, जितना मैंने इसमें एक्सप्लेन किया। स्टेबल अनस्टेबल दो तरीके का एंकल फ्रैक्चर होता है, और ये कैसे स्टेबल अनस्टेबल डिसाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दीज टू रिंग्स, ठीक है। बोन की एक रिंग बन रही है, लिगामेंट की एक रिंग बन रही है, जब तक ये दोनों स्टेबल हैं तब तक जो है पूरा एंकल जॉइंट स्टेबल रहेगा, अदरवाइज जो एंकल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, अनस्टेबल हो जाता है, तो उससे ही वो शरीर का वजन नहीं सहन कर पाता, एंड दैट इज़ कॉल्ड अनस्टेबल टाइप ऑफ एंकल फ्रैक्चर, ठीक है। और अनस्टेबल होगा तो ओपन रिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, सर्जिकली हमें इंटरनल फिक्सेशन भी करना पड़ेगा। तो ये सारे इसके बारे में पॉइंट्स हैं। देन अब एक लास्ट टाइप का फ्रैक्चर रह गया जो कि हमें फिनिश करना है, दैट इज़ पेल्विक फ्रैक्चर, ठीक है। तो पेल्विक फ्रैक्चर क्या होता है, कैन इन्वॉल्व प्यूबिक सिम्फाइसिस, इनोमिनेट बोन्स, एसिटाबुलम, सैक्रोइलियक जॉइंट एंड सैक्रम, ठीक है। कुछ भी जो है पेल्विक फ्रैक्चर में इनमें से किसी भी चीज़ का हो सकता है डिस्ट्रप्शन। और इसकी ना इटियोलॉजी की बात करते हैं, तो इटियोलॉजी में क्या है कि ये जो है हाई एनर्जी इंजरीज होती हैं ऑब्वियसली, जैसे कि मोटर व्हीकल क्रैश हो गया, ठीक है, कई हाइट से गिर गए, ठीक है, और ये मेनली देखा जाता है। और कई बार जो ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स होते हैं ना, जो जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो रखा था, तो उन्हें तो छोटी मोटी इंजरी से भी पेल्विक फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। और साइन सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या है कि पेल्विक फ्रैक्चर में जो है ग्रॉइन एंड लोअर बैक पेन देखने के लिए मिलता है, प्यूबिक सिम्पाइसिस का कंप्रेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है कंप्रेस रहती है, वेरी पेनफुल,
सीवियर फ्रैक्चर्स में जो है कई बार इंस्टेबिलिटी भी देखने के लिए मिलती है। डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द फ्रैक्चर पेशेंट जो है अनेबल टू स्टैंड, अनेबल टू वॉक हो जाएगा। साइंस की बात करें तो इसमें जो है हमको ना कई बार कुछ जेनाइटो यूरिनरी एंड गायनेकोलॉजिकल इंजरीज भी हमको इसमें देखने के लिए मिलती है इस तरीके के फ्रैक्चर्स में। तो क्या होगा, ब्लड एट द यूरेथ्रल मीटस, स्क्रॉटल एंड पेरिनियल हेमेटोमा बन जाएगा, हिमेचूरिया एंड एयूरिया हो जाएगा, ठीक है। हाई राइडिंग प्रोस्टेट हो जाएगा, वजाइनल ब्लीडिंग होने लगेगी, ठीक है। कई बार जो है इंटेस्टाइनल और रेक्टल इंजरीज भी हो जाती हैं। तो एब्डोमिनल और पेल्विक पेन होगा, उसमें रेक्टल ब्लीडिंग होगी और पेरोटिनाइटिस धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। जब पेल्विक इंजरीज होती हैं तो उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल इंजरीज भी हो जाती हैं, जैसे वीकनेस ऑफ द सेंसेशन नहीं फील होगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के जो रिफ्लेक्सेस हैं रेक्टम के एंड पेरिनियम के, इन सब के किसी के रिफ्लेक्स नहीं आएंगे, इनकॉन्टिनेंस रहेगा, यूरिनरी रिटेंशन रहेगा। ये सारे पॉइंट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो हम कैसे बनाएंगे, तो डायग्नोसिस के लिए आप प्लेन एक्सरे एनसीटी करवाएंगे। माइनर स्टेबल फ्रैक्चर्स में तो केवल आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करिए। जो अनस्टेबल काइंड ऑफ फ्रैक्चर्स है जिसमें बहुत हैमरेज भी हो गया है तो आपने एक्सटर्नल फिक्सेशन ट्राई करना है, नहीं होगा तो ओपन रिडक्शन करेंगे आप और फिर इंटरनल फिक्सेशन करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल देखो, इंटरनल फिक्सेशन तो आप समझ गए कि रॉड डाल के कील से जो है उसे स्टेबल कराना है। एक्सटर्नल फिक्सेशन दिखाती हूँ एक बार, ठीक है। देखिए अंदर रॉड डलेगा तो वो इंटरनल फिक्सेशन है, इस तरीके से बाहर से किया जाए ना स्टेबल, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फिक्सेशन, ठीक है। तो हम दोनों ही कुछ भी कर सकते हैं इनमें, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेशन, ठीक है। ये देखिए दिस इज अ एक्सटर्नल फिक्सेशन। This is also external fixation, ठीक है। तो ये सारा हो गया हमारा फ्रैक्चर वाला टॉपिक, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं सिलेबस के हिसाब से। ये देखिए इसमें क्लेविकल, स्कैपुला, ठीक है, सॉरी स्कैपुला, क्लेविकल, ह्यूमरस हो गया, ठीक है, रेडियस अल्ना, फीमर, पटेला, टीबिया, पेल्विस बोन, ये सारे फ्रैक्चर्स हमने कर लिए हैं। केवल अब ना भग्न, आयुर्वेद में भग्न हमने पढ़ना है। मॉडर्न का सारा फ्रैक्चर जो है हम कर चुके हैं, भग्न तो वेरी शॉर्ट टॉपिक है, उसे अभी हम करते हैं, मतलब 10 मार्क्स के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो भग्न अब हम डिस्कस करेंगे। भग्न और एक ना केवल एब्डोमिनल इंजरीज हमारा रह गया है, इसको हम फिनिश करेंगे। और हाँ, एक और पोर्शन है, जैसे संधि मोक्षण है ना, जॉइंट डिसलोकेशन, तो आयुर्वेद में भी संधि मोक्षण के बारे में थोड़ा सा पॉइंट दिया हुआ है। तो कई बार जो है संधि मोक्षण के बारे में लिखो, ऐसे करके 5 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा दिया है, तो वो चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो संधि मोक्षण क्या होता है, संधि मोक्षण का मतलब होता है डिसलोकेशन, इसी को संधि भग्न, संधि मुक्त कहा जाता है। कारण क्या है, पतन, गिर जाना, पीड़न, ठीक है, एक्सेसिव प्रेशर लग गया, प्रहरण यानी स्ट्रॉन्ग ब्लो, आक्षेपण, ठीक है, कोई धक्का लग गया, और क्या है कि कोई व्याल मार्गदर्शन है, यानी कि किसी एनिमल ने अटैक कर दिया, अभिघात है, इन सब जो है इन सब कारणों से बोला गया आयुर्वेद में संधि मोक्षण होता है। सामान्य लक्षण क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पेन होगा, स्पर्श असहत्वम रहेगा, ठीक है, टच करने में बहुत भयंकर पेन होगा। इसके टाइप्स की बात करें तो एक होता है उत्पिष्ट, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, उत्पिष्ट, उत्पिष्ट कहते हैं डिसलोकेशन अलॉन्ग विद द फ्रैक्चर, ठीक है। और एक होता है विश्लिष्टम, ठीक है, विश्लिष्ट होता है एक प्रकार का संधि मोक्षण, सबलक्सेशन कहते हैं जिसे, ठीक है। एक होता है विवर्त, तो विवर्त जो है डिसलोकेशन विद लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एक होता है अवक्षिप्त, ठीक है, अवक्षिप्त, अवक्षिप्त,
अवक्षिप्त, ठीक है, तो होता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के साथ। और एक होता है अतिक्षिप्त, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है अतिक्षिप्त, ठीक है, अतिक्षिप्त इज डिसलोकेशन विद ओवरराइडिंग। देन एक होता है तीक्ष्ण तिर्यक शिफ्ट, ठीक है, तिर्यक शिफ्ट होता है एक डिसलोकेशन विद ओब्लिक डिस्प्लेसमेंट। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ संधि मोक्षण। तो इतना सा ही बस बताया हुआ आयुर्वेद में संधि मोक्षण के बारे में, बाकी मॉडर्न का तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देन अब हमें जो देखना है वो आयुर्वेद के हिसाब से भग्न के बारे में देखना है, ठीक है। फ्रैक्चर्स हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेद के हिसाब से। ठीक है, तो भग्न का क्या मतलब होता है? भग्न से तात्पर्य होता है विश्लेषण, यानी कि अपने स्थान से हट जाना, तथा वह अस्थि भग्न और अस्थि मुक्त दोनों में ही पाया जाता है, ठीक है, चाहे डिसलोकेशन हो चाहे फ्रैक्चर हो, दोनों में ही जो है अपने स्थान से हटती हैं चीज़ें। निदान की बात करते हैं, भग्न के क्या निदान है? तो पतन, वो ही जो उसके हैं, ठीक है, पतन है, पीड़न है, प्रहार है, आक्षेपण है, व्याल ने या फिर हिरण आदि अहिंसक पशुओं ने क्या किया? दंत नख द्वारा आघात कर दिया, ये सब इसके कारण है। भग्न के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार का होता है, एक होता है संधि मुक्त और एक होता है कांड भग्न, ठीक है। और अगेन दो प्रकार से होता है, सवर्ण भग्न और अवर्ण भग्न। तो अब जो संधि मुक्त भग्न है, ठीक है, इसके तो इतने सारे टाइप्स हैं, यानी कि डिसलोकेशन है, ये उत्क्षिप्त है, विक्षिप्त है, विवृत है, ठीक है, अवक्षिप्त है, अतिक्षिप्त है, तिर्यकक्षिप्त है। तो 6 प्रकार के ये हो गए, ठीक है। फिर संधि मुक्त के लक्षणों की बात करते हैं, ये ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं कि संधि मुक्त में क्या होता है? अंगों का प्रसारण होता है, आंकुचन होता है, वितरण होता है, ठीक है, इधर उधर हिलना, आक्षेपण होता, आक्षेपण यानी कि एक्टिव मूवमेंट जो है करने में असमर्थ होता है, तीव्र वेदना होती है, रोगी जो है किसी भी प्रकार के स्पर्श को सहन नहीं कर पाता। और संधि मुक्त के विशिष्ट लक्षण क्या आए जा पाते हैं हम? तो वो दिखता है, एक तो उत्क्षिप्त, हाँ, ये ना जो विशेष लक्षण है, तो मतलब 6 प्रकार के इन्होंने डिसलोकेशन बताए थे ना, तो वो 6 प्रकार के जो डिसलोकेशन बताए उसमें इंडिविजुअली अब ये थोड़ा सा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें पहले जो उत्पिष्ट है, इसके लिए बोला हुआ है कि उत्पिष्ट में क्या होता है कि संधि के दोनों तरफ जो है शोथ हो जाता है, वेदना होती है, और ये वेदना अनेक प्रकार की होती है और विशेष रूप से रात में होती हैं, ठीक है। और फिर देन नेक्स्ट टाइप है वो है विश्लिष्ट। तो विश्लिष्ट में अल्प शोथ, निरंतर वेदना, संधि की क्रिया विकृत होती है, ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। फिर एक हो जाता है विवर्ती। तो विवर्ती में क्या होता है? इसमें संधि के एक पार्श्व खिसक जाने से उस अंग में विषमता आ जाती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। देन एक होता है अवक्षिप्त, इसमें संधि का विश्लेषण नीचे की तरफ हो जाता है और तीव्र वेदना होती है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। अतिक्षिप्ण है, यानी कि क्या होता है कि दोनों अस्थियां जो है दूर दूर हो जाती हैं, इसमें दोनों अस्थियां दूर दूर हो जाती हैं और एक अस्थि दूसरी अस्थि के ऊपर चढ़ जाती है और इसमें तीव्र वेदना होती है, अतिक्षिप्त कहलाता है। फिर एक होता है तिर्यकक्षिप्त, ठीक है, तिर्यकक्षिप्त में एक अस्थि जो है, इसमें एक अस्थि एक पार्श्व में खिसक जाती है और अत्यधिक वेदना यहाँ पे पेशेंट में उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है कांड भग्न के भेद, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, अभी तक संधि मोक्षण के बारे में बताया था, आप टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर बता रहे, तो ये होता है कर्कटक, अश्वकर्ण, ठीक है, चूर्णित, पिश्चित और अस्थि चिल्लित, कांड भग्न, मज्जग्न। एक एक करके इन सभी को डिस्कस करते हैं ना, ये 12 तरीके के होते हैं, एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं, वहीं पे इनके नाम देखेंगे, ठीक है। तो पहले किसके सामान्य लक्षण देख लो। तो एक तो शोथ होगा, अंगों में स्पंदन होगा, पैल्पिटेशन और विवर्तन यानी रोटेट कर जाएगा, वो ऑब्वियसली स्पर्श सहन नहीं होगा। शोथ को दबाने पे या रगड़ने पे क्या होता है? शब्द की उत्पत्ति होगी, यानी क्रैपिटस जिसको कहते हैं। और अंग में शिथिलता आती है, अनेक प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, और क्या रहता है, किसी भी अवस्था में उस अंग को रखने पर सुख की अनुभूति नहीं होती, किसी भी पोजीशन में रख लो हमेशा पेन ही रहेगा, ठीक है। अब विशिष्ट लक्षणों की एक एक करके जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, ये 12 तरीके के बोले, इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले कर्कटक भग्न, ठीक है, इसमें हेमेटोमा के साथ। तो इस भग्न में क्या होता है? अंग अपने कार्य नहीं कर पाता और भग्न के दोनों ओर क्या होता है? उत्सेद, स्वेलिंग मिलती है और मध्य में भग्न जो है ग्रंथि के जैसा उठा हुआ, यानी एक हेमाटोमा वहाँ बन जाएगा। देन नेक्स्ट इज अश्वकर्ण भग्न, जिसको ओब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें भग्न प्रदेश क्या है? घोड़े के कान के समान ऊंचा उठा हुआ रहता है।
देन नेक्स्ट टाइप ऑफ भग्न इज चूर्णित भग्न। तो चूर्णित भग्न में नाम से ही पता चल रहा है चूर्ण के जैसा, यानी मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में टूट रहा होगा। तो यदि क्या अस्थि को स्पर्श करने पर शब्द सुनाई दे तो उसको चूर्णित भग्न कहते हैं। और फिर एक होता है पिश्चित भग्न। तो पिश्चित भग्न में क्या रहता है, क्रस्ट है ये, तो इसमें क्या है, शोफ रहता है अधिक, और जो है ये आकार में चौड़ा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कंप्रेस्ड है। फिर नेक्स्ट इज अस्थि छिल्लित भग्न। तो अस्थि छिल्लित में क्या होता है, इसमें जो है इस भग्न में अस्थि एक तरफ से नीची और दूसरी तरफ से ऊंची उठ जाती है। फिर नेक्स्ट टाइप का भग्न होता है कांड भग्न, ठीक है, कांड भग्न होता है नेक्स्ट टाइप का। तो इसमें क्या होता है, जो भग्न हिलने से कंपन करता है उसे कांड भग्न कहा जाता है। और फिर आता है मज्जागुणित भग्न। तो इसमें क्या है कि इस भग्न में टूटी हुई अस्थि का जो अवयव है वो क्या करता है, अस्थि के भीतर ही प्रवेश कर जाता है और बोन मैरो को बाहर निकाल देता है। अस्थि के अंदर कौन रहता है, मज्जा। तो अगर अस्थि के अंदर ही घुस गया टूटा हुआ फ्रेगमेंट, तो क्या उसके अंदर मौजूद जो मज्जा है उसको वो बाहर निकाल देगा। तो ये पॉइंट अपने ध्यान रखना है। फिर अतिपातित भग्न की बात करते हैं। तो जिस भग्न में संपूर्ण अस्थि टूट जाए तो उसको हम लोग अतिपातित भग्न कहते हैं। फिर एक आता है वृक भग्न। तो क्या होता है, इसमें नाम से पता चल रहा है वृक यानी कि टेढ़ा होना है। तो इसमें अस्थि टेढ़ी हो जाती है लेकिन पूरी तरीके से टूटती नहीं है, ठीक है। जो अस्थि टेढ़ी हो जाए पर टूटे नहीं, ठीक है, उसको वृक भग्न कहते हैं। फिर एक होता है छिन्न भग्न। तो क्या होता है, यदि भग्न क्या है, एक तरफ से टूटा नहीं दूसरी तरफ से टूट जाए, ठीक है, तो उसे अस्थि भग्न छिन्न भग्न कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे एक साइड टूट गया एक साइड जुड़ा हुआ है अभी, दिस इज कॉल्ड छिन्न भग्न। देन नेक्स्ट इज पाटित भग्न। तो पाटित भग्न क्या है, छोटी छोटी बहुत सी दरारें हो जाती हैं, क्रैक्ड फ्रैक्चर इसको कहते हैं, और वेदना होती है। देन नेक्स्ट इज स्फुटित भग्न। तो जो भग्न क्या होता है, धान्य के शूक से भरा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, और पीड़ाकारक होता है, अधिक बड़ा होता है, उसे स्फुटित भग्न कहते हैं। इसे फिशर्ड फ्रैक्चर से कहा जाता है, ठीक है। अब साध्यता की बात करते हैं इसमें। तो बोला है कि जो भी चूर्णित, छिन्न, अतिपातित, मज्जा अनुगत भग्न है, ये सब कृत साध्य हैं। इसके अलावा कृश, वृद्ध, बालक, शतशीर्ण, कुष्ठ के रोगी और श्वास के रोगी के जो भग्न होते हैं, और जो संधियों के पास होने वाले भग्न हैं वो सभी जो हैं कृत साध्य हैं। इसके अलावा अल्प जो भोजन करते हैं, ठीक है, अल्प भोजन करने वाले, अजितेंद्रिय वाले जो हैं, वात प्रकृति के उपद्रव से युक्त हैं, इन सब का जो भग्न है वो कष्ट साध्य होता है, ठीक है। तो असाध्य भग्न कौन से होते हैं, तो वो जो भिन्न भग्न है, ठीक है, कटी के भिन्न भग्न यानी स्पाइरल फ्रैक्चर्स है, सन्निमुख डिसलोकेशंस है, ठीक है, संधिच्युत यानी कि सबलक्सेशन है, और जंघन संधि यानी कि हिप बोन का जो क्रश्ड फ्रैक्चर है, उत्पिष्ट भग्न है, ये सब असाध्य हैं। साथ ही साथ सिर कपाल की संधि के जो पृथक भग्न है, ठीक है, जिसमें स्कल सूचर्स खुल गए, ललाट प्रकार के चूर्णित भग्न है, ठीक है, फ्रंटल बोन। इसके अलावा दोनों स्तनों के मध्य में जो भग्न है, स्टर्नम का जो भग्न बेसिकली, और शंख प्रदेश का, पृष्ठ प्रदेश व मूर्धा के जो भग्न होते हैं वो सभी असाध्य होते हैं। और क्या क्या असाध्य है, तो जो अस्थि और संधि भग्न होने से पूर्व ही विकृत हो, ठीक है, या फिर पूर्व से ही विकृत हो, या फिर क्या जन्म से कोई विकृति वहाँ मौजूद हो, जिससे क्या है टूटी हुई अस्थि जो है सम्यक तरीके से जुड़े नहीं, ठीक है, हम उसे ठीक से नहीं जोड़ पाए, तो अनुचित बंधने से, भग्न को हिलाने से सब विकृत हो जाते हैं। तो ऐसे सभी जो है भग्न असाध्य हो जाते हैं। कार्टिलेजिनस जो है, ठीक है, ट्यूबुलर बोन्स के जो हैं, और कपालस्थि यानी फ्लैट बोन्स हैं, विदीर्ण यानी क्रैक्ड हैं, ठीक है, और स्मॉल बोन्स, टीथ, ये सब जो है टूट फूट जाते हैं आघात लगने से। ये एक इन जनरल पॉइंट्स बताए, ठीक है, कुछ साध्यता के संदर्भ में नहीं है। तो ये कुछ सारे पॉइंट्स हैं। अब ना इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे।